नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का, महाराष्ट्र की राजनीति का। आज अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा मीरा भाईंदर कशिशि के ऊपर, जहां पर नामांकन के अंतिम दिन जो फैसला हुआ है ये कि नरेंद्र मेहता को महायुति की तरफ से टिकट मिल गई, यानी बीजेपी ने टिकट दिया और उन्होंने नामांकन शामिल भी कर दिया। गीता जैन जो काफ़ी उत्साहित थी टिकट पाने के लिए शिंदे गुट से, और शिंदे साहब कह रहे थे कि इनको बीजेपी से भी अगर टिकट मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार गीता जैन का टिकट कट गया। अब गीता जैन जो पिछले 2019 चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से अपक्ष खड़ी थी और जीत के भी आई थी, तो इस बार भी वही सेम स्टोरी जो है वहाँ पर खड़ी हो गई है। तो सेम स्टोरी क्या फिर से सामने आएगी, ये चर्चा का विषय है, ये भविष्य का विषय है। तो हम इसी को चर्चा करेंगे कि क्या गीता जैन, मुजफ्फर हुसैन और मुजफ्फर हुसैन भी है, हाँ क्या बात करें, और नरेंद्र मेहता, त्रिकोणीय लड़ाई में क्या होगा, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई में ही गीता जैन जो है पिछली बार चुन के आई थी। सेम वही चेहरा, सब कुछ वही, वोटर्स भी वही, और रिजल्ट क्या होगा वो तो 2023 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 क्या होगा। हाँ, 23 नवंबर बोला मैंने। अच्छा, ओके सर, आप क्या मानते हैं सर, गीता जैन और नरेंद्र मेहता की लड़ाई है, मुजफ्फर हुसैन भी बीच में है कांग्रेस की तरफ से, महाअघाड़ी की तरफ से, यानी महाअघाड़ी मुजफ्फर हुसैन और महायुति नरेंद्र मेहता, बीच में गीता जैन अपक्ष इंडिपेंडेंट। क्या देख रहे हैं 2019 वाला? गीता जैन चुन के आई थी अपक्ष ही जी, उसको टिकट नहीं मिला था, जो कि वो बीजेपी की नेता है, बीजेपी की महापौर रही है। नहीं, अभी भी उसका बीजेपी से, बीजेपी के नेताओं से। सर, मैं देवेंद्र फडणवीस के यहाँ कम से कम एक दो बार, मैं बहुत बार गया हूँ, मगर एक दो बार मैंने गीता जैन को उधर देखा था। उसने भी मतलब एक्नॉलेज किया मुझे कि अरे आप इधर, मैं बोला मैं किधर भी रहता हूँ। तो और उनका एक घर है, आलीशान ऐसा मकान है सर, राजवाड़ा है। तो एक मेरे मित्र हैं, वो उनके कार्यकर्ता हैं, तो बोले गीता जी को आपसे मिलना है, ऐसे ही गप्पा मारने के लिए, कोई काम नहीं है, एक साल पहले की बात है। तो मैं गया उनके यहाँ, और वो उनका पीए जो था उसने बोला कि हमारे यहाँ 99.99 लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलती है मैडम। अच्छा, हाँ, मगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे बुलाया है। मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है, मैं नहीं समझा। नहीं, बोले फर्स्ट फ्लोर पे खाली फडणवीस वगैरह वो लेवल के लोग आते हैं। मैं बोला अच्छा, इतना सम्मान मुझे दे रही है वो। नहीं, मगर अंदर जाने के बाद उन्होंने बहुत प्यार से, जैसे पहले से हमारा कुछ परिचय, इस तरह से बातें की। और खुद उनको मैं बोला कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, तो मुझे आप क्या है वो बताओ, आपकी कामना क्या है, आपका पॉलिसी क्या है, आप बीजेपी से कैसे जुड़ी है, काम क्या करती है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। और पहले हमने तय किया था 15-20 मिनट बैठेंगे, मेरे ख्याल से डेढ़ घंटा बैठे। उन्होंने अपनी पूरी जीवन कहानी बताई, उनका एटीट्यूड बताया, दृष्टिकोण बताया, उन्होंने लोगों के लिए क्या गया है, लोग उनके पीछे क्यों हैं, इसके बहुत सारे एक रहस्य जो है उन्होंने बताए। तो मैं बोला कि आपको तो पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए, आप पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी है, आप चुन के कैसे आई? तो बोले सच में मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। वो जो बोले कमर्शियल प्रोफेशनल पॉलिटिशियन रहते हैं, उनमें से मैं नहीं हूँ। मैं सच में सामाजिक कार्य में, इसमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। मगर ऐसा हो गया कि मैंने जो लोगों के लिए आज तक काम किया है, वो लोगों को मालूम है निस्वार्थ बुद्धि से। वो बोलिए हमारा पूरा फैमिली जो है वो इतना रिच है, इतना रिच है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना सब धन होने के बाद हम धन की लालसा रखते ही नहीं है जी। और यहाँ पे मेरे में और दूसरे उम्मीदवारों में फ़र्क है। वो पहले की ही बात कर रही थी जिसमें आप बोले वही हो रहा था। बोले उनमें ये फ़र्क है कि वो पैसे के भूखे हैं और मैं लोगों के प्यार की प्यासी हूँ। और लोगों को समझता है कि पैसे के लिए कौन काम करता है, कौन रोकता है, ऐसा कौन सा लीडर वहाँ पे है कि जो आप अगर आपके बालकनी में भी कुछ करने जाएंगे तो उसके लोग आते हैं, बोलते हैं कि पहुँचाया क्या उधर, बालकनी कैसे कर रहे हैं बिना उस आपके परमिशन। तो बोली उसने इतना, नाम नहीं लूँगा, अभी भी नहीं लूँगा, उस समय भी उन्होंने लिया था मगर मैं नहीं लूँगा। बोले इतना परेशान करके रखा है। बोले मीरा भाईंदर में लोग पूछते यहाँ के क्या माफिया राज चल रहा है क्या, लोगों को कोई सुविधा सेवा देने के लिए मैं हूँ और उनको खंडनी मांगने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, छलने के लिए उनको, मतलब बोली
पूरे समाज में समाज कंटक के तौर पे वो काम करते हैं, तो उनको कौन वोट देगा? अभी वो बोले पार्टी की कभी कभी मजबूरी ऐसी रहती है कि उनको, अभी आप पूरी लिस्ट, उस समय की बात है 1 साल हो गया, उस समय ये नहीं था आप कुछ, वो आप लिस्ट देखेंगे किसी भी पार्टी की, बोले बीजेपी की ऐसे नहीं, तो उनको भी ऐसे कुछ जिनको क्या बोलते हैं, बाहुबली बोलते हैं, ऐसे लगते हैं, वो पार्टी की ज़रूरत होती है। और एरिया वाइज वो ऐसा करते हैं कि कुछ बाहुबलियों को टिकट देते हैं। तो मुझे आश्चर्य नहीं, उस बार उनको नहीं मिला, इस बार इनको नहीं मिला, ऐसा चलता रहा हमारा। तो बोली, उस समय वो बोली थी कि अगले चुनाव में मैं खड़ी हो जाऊंगी, मुझे मालूम नहीं मुझे किस पार्टी का टिकट, मतलब बीजेपी का मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर मैं खड़ी रहूंगी, और वो लोगों की मांग है, मैं लोगों के लिए खड़ी रहूंगी, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। और सर मैं देखा उसका पूरा, मतलब मालूम कर लिया मैंने, जो दोस्त के थ्रू गया तब कि इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, क्या है, मेरे तो वो रहती है, और कितने बड़े वो बिल्डर है, कितने बड़े ये है, वो सब सुन के मैं बोला ये तो मीरा भाईंदर का अदानी अंबानी है। साजिक है कि उनको पैसा देना मालूम है, वो देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है। और उनके जो कॉम्पिटिटर है उनके बारे में सब बहुत बुरा और बहुत ये सुना मैंने लोगों से। तो उसी समय मैं बोला था कि ये असल में उनको बोला भी मैं, असल में बोला उनको कि मैं बोला कि मुझे आपसे मिलकर, ये गीता जैन की बात कर रहा हूँ मैं, बोला मैं आपके साथ 1.5 घंटा रहा, आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पॉलिटिकल लीडर औरत से मिला हूँ या स्त्री से मिला हूँ, मुझे लगा किसी साध्वी से मिलकर मैं निकल रहा हूँ। सर उनका चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, ये सब जो है ना, वो एक ऐसे शालीन और लोगों के प्रति विलीन समर्पित ऐसी कोई एक रहेगी। महारानी है वो। सर महारानियों का भी अपने यहाँ इतिहास ऐसा है भाई, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो थी वो लड़ने के लिए है, मगर अहिल्या देवी होलकर जो थी, अहिल्या देवी होलकर सर, वो उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था पूरे समाज के लिए। जितनी धर्मशाला है, मंदिर, ये वो जो है, उसमें आपको अहिल्या देवी होलकर का ये मिलेगा कंट्रीब्यूशन। सर ये मैंने उनको, अरे शायद अभी मैं मंदिर भी उनके उन्होंने बनाया, अहिल्या भाई ने ना, तो सर ये मीरा भाईंदर की अहिल्या बाई होलकर है, मैं बोलता हूँ साध्वी है। जी जी। तो अभी तो लोगों को चॉइस है साधु और शैतान में किसका चुनना है। तो सर ये जो टिकट जो बंटवारा हुई है, क्या लगता है बीजेपी की मजबूरी होती है सर, बीजेपी वाले भी अंदर से काम करेंगे ये साध्वी का, ये अहिल्या बाई होलकर ही है। मैं बोलता हूँ अभी वो अपक्ष खड़ा रहे, पार्टी की ओर से रहे, पिछली बार भी वो अपक्ष ही खड़ी थी ना, कहा पार्टी उसकी थी, पर पार्टी वाले भी परेशान है जिससे उसको टिकट मिला, तो वो देना चाहिए ना, पार्टी वालों को टिकट देना चाहिए ना। नहीं ऐसा नहीं, गीता जैन को देना चाहिए। नहीं उनको मालूम है गीता जैन चुन के आएगी तो अपने ही साथ रहेगी, वो थोड़ी जाएगी शिवसेना या इनके साथ, कांग्रेस के साथ। ये जीते या ये जीते, जीते कोई भी, दोनों में हमारा यही दोनों जीतना है। बम्बई में कैसा कर रहे हैं कि अपना जीत कंफर्म करने के लिए, मगर कोटे में टिकट नहीं है, शिवसेना को 40 जगह दी, 50 दी, ऐसा आभास निर्माण करने के लिए अपने ही लोग घुसा रहे। अभी मिलिंद देवरा क्या इनका है क्या, शिंदे का? अरे वो जानते नहीं थे एक दूसरे को, शिंदे साहब ऐसे लक्ष्य नहीं देते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं था मिलिंद देवरा कौन है। उसको टिकट देने के लिए जब फडणवीस ने बोला तो वो कौन है बोले, वो बोले मुरली देवरा था, उनको मुरली देवरा भी मालूम नहीं था। वो अलग थाना में थे ना, वो थाना तक सीमित थे, तो बाद में वो बोले उसको टिकट दे दो, वो अपना ही आदमी है। तो सर राहुल नार्वेकर का काट के उसको दिया राज्यसभा, है कि नहीं? तो वो बीजेपी की नीति है कि दोनों हाथ, क्या बोलते हैं उसमें, दोनों हाथ में लड्डू नहीं, और भी एक होता है घी में, ऐसा कुछ भी है ना। तो यहाँ से आएगा तो भी मेरा, वहां से आएगा तो चिप भी मेरी, पट भी मेरा, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। नहीं ऐसा नहीं, सर कढ़ाई में नहीं। हाँ अच्छा, ऐसा उसका है क्या, वो मुझे मालूम नहीं था। तो सर कैसा है ना, गीता जैन आएगी ना तो भी वो इनकी जीत रहेगी बीजेपी की, और बीजेपी के अंदर से लोग मदद करेंगे। सर गीता जैन के बारे में ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं एक मेरे मित्र को लेके गया था फडणवीस साहब के पास जी, और उसका क्या परिचय क्या दूँ मैं उसको। मैं उसको बोला कि तू बिल्डर है, उनको कुछ पड़ी नहीं, उल्टा वो बोलेंगे बिल्डर है क्या, बाहर रखो, तुम्हारे साथ क्यों लाए। क्यों वो ऐसे, उनको डर लगता है
वो फोटो भी तो निकाल लेते हैं अपने फोटोग्राफर से, पूरा टेप करते हैं सर उनके सब। आप किधर भी बैठ के फडणवीस के केबिन में बैठ के बोलेंगे ना तो इतना भाई फू किया तो सर टेप होता है। अरे बाप, हाँ फिर वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। उनके बारे में क्या क्या बोल रहे सब उनको सब नहीं, बाहर का तो पता चलता है। वो चंद्रकांत दादा पाटिल की मेरी कहानी पर हम चुपके से बैठे थे, फिर भी फडणवीस को एक एक सेंटेंस मालूम था। वो तो कसो उनके घर में भी सर सब जगह कैमरे, सब जगह ऑडियो है। आप किसी भी कुर्सी में बैठ, अरे बाहर जो बैठे हैं ना लोग, उनको पता नहीं चलता, उनको क्या लगता है अंदर है। अब बाहर बकवास करते हैं, करेंगे वो सब। हाँ बोलते कितने। वो उस दिन ऐसे ही हुआ, एक पुणे का एक माजी राज्यसभा खासदार था, मैं फडणवीस के यहाँ गया। अभी हमारा अपॉइंटमेंट से पहले पहुंचते हैं ना, तो मैं 20 मिनट पहले पहुंचता, तो उनके पीए ने बोला सर आपका अपॉइंटमेंट 9:30 का है, वेट कीजिए। तो बैठने के लिए जगह नहीं होती उनके यहाँ, तो मैं भी खड़ा था, तो वो भी खड़ा था। वो बोला आप मुझे जानते हैं? मैंने बोला नहीं। बोले मैं ऐसा ऐसा माजी राज्यसभा सदस्य हूँ वगैरह वगैरह। तो बोले इनके यहाँ यही प्रॉब्लम है, मैं अभी राज्यसभा सदस्य रहा, 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। मतलब आपका अपॉइंटमेंट कितने बजे है? बोले 10 बजे। बोला मेरा 9:30 बजे है, तो मेरे को मिले बगैर आपको नहीं मिलेंगे वो। यही तो होता है फडणवीस ना, अपने को ज़्यादा ही समझते वगैरह। बाद में मैं अंदर गया तो मुझे मालूम था यहाँ पे सब रिकॉर्ड होता है, और मेरे ध्यान में आया कि वो क्लोज सर्किट टीवी पे ऐसे एक नज़र रखे। वो क्या है ना, मोदी जी का जैसा है ना, उनका टेलीप्रिंटर है, क्या बोल रहे, टेलीपोंडर क्या बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर। हाँ। तो सर लोगों को पता नहीं कि वो इतना कैसे बोलते हैं, संस्कृत कानड़ी, ये 10-10, 20-20 मिनट तक कोटेशन देते हैं। वो कैसे देते हैं? तो उनको पब्लिक को नहीं दिखे ऐसा है ये क्या बोले आप, प्रॉम्प्टर, हाँ वो रखा जाता है। और उसके ऊपर वो देखो, एक बार इधर देखेंगे, दोनों जगह वो चलता रहता है। वो थोड़े लोग को मालूम है सर, इनके यहाँ ऐसी जगह वो क्लोज सर्किट टीवी के कनेक्शन है कि वो एक से एक नजर में इधर उधर देखते हैं। क्या है ना, पब्लिक क्या करती है, अभी शिंदे साहब के आप घर जाएंगे ना, तो बड़ा स्क्रीन है, उसके ऊपर 10 स्क्रीन है, उसमें आप देखते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है वो क्या चल रहा है। इनका पता नहीं चलता है फडणवीस के। हाँ, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, मगर वो सब अभी मैं अंदर जाके जब देखा कि बाहर का भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं बोला राज्यसभा सदस्य गया 10 बजे, उसकी चंपी है, तुम बोल रहे थे फडणवीस को अकड़े करके। तो सर वो छोड़ो, फडणवीस साहब का, हाँ तो वो मेरा बिल्डर मित्र था, तो मैं बोला बिल्डर करके क्या ये करूँ, फडणवीस साहब नाराज होंगे। उन्होंने पहले ही मुझे बोला है कि तुम्हारे साथ जो आएगा उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुमको देना है। वो लेते नहीं सर किसी को, ऐसा है। मेरा एक दूसरा दोस्त किसी को लेके गया था, तो इनके पास पूरा डायरी रहता है किसका क्या। वो अंदर चीफ मिनिस्टर थे ना, तब वो पहले उसका बायोडाटा मंगा के कुछ ये कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह नहीं चल रहे ना, वो वेरीफाई करते थे। अरे बाप रे, फडणवीस की वो साइड में वीडियो करो मेरे साथ एक बार, फडणवीस कैसी कॉशियस रहते, कितनी खबरदारी लेते कि दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए उसके लिए। तो मैंने बोला ये मेरे मित्र हैं, और मीरा भाईंदर में जो आपकी ये एमएलए हैं गीता जैन, उनके कार्यकर्ता है। अभी दूसरा कोई कहने के लिए नहीं था, तो बोल दिया, और वो सच है, वो कार्यकर्ता ही था उनका। तो फडणवीस ने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, उसका नाम जो बताया वो भी भूल गए। वो बोले गीता जैन हमारी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, नेता नहीं बोले, कार्यकर्ता है। ऑनेस्टली शी इज डूइंग हर वर्क। सर गीता जैन के लिए इससे बड़ा क्या सर्टिफिकेट हो सकता है? और मैं बोल रहा हूं कि मेरे को बोले ना, कहीं सुनी नहीं, शी इज ऑनेस्ट वर्कर। अभी क्या उसकी प्रामाणिकता का भी प्रमाण पत्र फडणवीस साहब ने दे दिया, सब दे दिया। तो मैं गीता जैन को मिला तब ये नहीं हुआ था, मतलब बात में हुई थी। मैंने इसको दोस्त को बोला कि जाके ना तुम बोलो गीता मैडम को कि आपके बारे में फडणवीस ने एक अलग ढंग से बोला है, और उनके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट है, और वो रिस्पेक्ट इलेक्शन में नहीं आता है काम सर। ये तो दिखाई दिया सर। मगर एक आपको बोलता हूं कि अगर लड़ाई सज्जन और दुर्जन में है, राम और रावण में है, कौरव और पांडव में है, तो राम जीतना चाहिए। हाँ, जीतेंगे, जीतना चाहिए। रावण पराभूत होना चाहिए, और मीरा भाईंदर का रावण पराभूत करना है तो राम, चलो सीता बोल देते हैं, राम पुरुष था, मगर वो लक्ष्मी बोल देते चलो। और वो भाग्य लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, राज लक्ष्मी है, बहुत सारी 11 लक्ष्मियाँ होती है, वो सब है उनमें। वो एक साध्वी भी है, और अहिल्या होलकर की प्रतिकृति है। मैं चाहूँगा वो जीत जाए और बीजेपी में रहे, वो रहेगी।
सर बाद में बीजेपी की ऐसी फटने वाली है, अरे ये आ जाओ, अरे अरे आ जाओ अपक्ष आ जाओ, ये तुम आ जाओ, भीख मांगते हुए घूमेंगे। अपक्ष का बहुत बोलबाला रहेगा इस बार, देखिए। अरे उनका तो रहेगा नहीं, वो कांग्रेस वालों के पांव भी पड़ेंगे, फूटो राजीनामा दे दो, इधर आ जाओ, हम तुमको चुन के लाएंगे। हालत खराब होने वाली है इनको मेजोरिटी नहीं मिलने पर। उस समय तो गीता जैन को बोलेंगे तुमको कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, आ जाइए। वही हो गया, नहीं होगा, मगर गीता जैन भी एक साध्वी रूप में उनको बोलेंगे देखो मंत्री पद दे रहे करके मैं नहीं आ रही हूँ, मैं बीजेपी की थी, आपने ही दूर किया मुझे, अब आप ही पास बुला रहे, वैसे भी आप नहीं बुलाते तो भी मैं आपके साथ होने वाली थी। तो बीजेपी के जो वोटर है वो सोचेंगे भाई बीजेपी की है, गीता जी नहीं बीजेपी की अनऑफिशियल कैंडिडेट है, तो उसको बीजेपी वाले वोट देंगे, दूसरे देंगे, गोर गरीब देंगे, आम आदमी देगा। तो मेरे को उनके इसके बारे में कोई शक नहीं लगता है। और ठीक है, तो मुस्लिम वोट है वो तो मुजफ्फर हुसैन को जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नंबर 3 पे रहेगा, और नंबर 2 पे कौन रहेगा उसका नाम भी लेना मैं चाहता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स, देखा आपने, आप प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ खबरों के लिए। विधानसभा चुनाव से जो भी खबर रहेगी अंदर की, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।